गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का युक्ति आईएएस में। सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का। तो ये जो हमारा सीरीज है, इस सीरीज के तहत हम यूपीएससी प्रीलिम्स का, यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2019 से लेकर के 13 तक का, 19 से लेकर 13 तक का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। 19 का पेपर हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, 18 का हमने सॉल्व कर लिया। अगर हमारा वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर के देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो 17 का क्वेश्चन जो है, हमने 50 क्वेश्चन 17 के सीरीज ए का, यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 के सीरीज ए का 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। वो वीडियो भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। देखो, इस यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व किया जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें हमें कुछ भी नहीं पता होगा, या आपको भी कुछ भी नहीं पता होगा, फिर भी आप सॉल्व कर लोगे। किस तरह का टेक्निक यूज किया जाए उसको सॉल्व करने के लिए, उस पर भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था, यानी काकतीय राज्य जो था तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्ट था वो कौन था। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, मोटुपल्ली है। और ये बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर आपको आता है ऐसे क्वेश्चन को, अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो तो या तो आपको आता है तो ही इसका आंसर दो, नहीं तो गलत ही दोगे नॉर्मली, राइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 का इंग्लिश में हम चलेंगे। देखो, ग्लोबल, ये जो क्वेश्चन है ये है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, GCCA, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। इसके बारे में नॉर्मली बहुत ही कम लोग सुना होगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको टेक्निकली आप सॉल्व करना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इनिशिएटिव है, अगर आपके पास कुछ ऑप्शन आता है, मान लेते हैं कि 4-5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में अगर यूरोपीय यूनियन का ऑप्शन दिया रहे तो नॉर्मली वो सही होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो इंस्टीट्यूशन का नाम देता है यूपीएससी, नॉर्मली वो गलत देता है। कि जैसे ये रिपोर्ट ये इंस्टीट्यूशन प्रकाशित करती है, तो नॉर्मली इस तरह का जो देता है यूपीएससी नॉर्मली गलत देता है, इंस्टीट्यूशन का नाम गलत देता है। तो ऑप्शन थर्ड अगर आप चलोगे कि इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD, तो ऑप्शन तीसरा गलत है। इसको इसके माध्यम से कोऑर्डिनेट नहीं किया जाता है, WRI का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर आपका होगा ए। तो ये पहला ऑप्शन सही है, इट इज इनिशिएटिव ऑफ यूरोपीय यूनियन। और दूसरा भी सही है कि इट प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज to interface climate change into their development policies and budget, right। तो इसको टेक्निकली ही आपको सॉल्व करना होगा। तो ऑप्शन इसका पहला सही होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 53 में जो क्वेश्चन है धार्मिक इतिहास को लेकर के है। और याद रखो, आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, जो पहला स्टेटमेंट है, सौत्रांतिक और समितीय जो है जैन मत के संप्रदाय हैं, ये गलत है, ये बौद्ध मत के संप्रदाय है। समितीय सुना भी होगा आपने कि ये बौद्ध मत के संप्रदाय होते हैं। और दूसरा क्या है, सर्वास्तिकवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय यानी फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं होते हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान होते हैं, ये सही है। देखो, नॉर्मली अगर आपको इंग्लिश में पढ़ सकते हो तो इंग्लिश में ही कोशिश करो उसको पढ़ने का। अगर आपको हिंदी में, चूँकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट डाल देता है, हिंदी जो है इंग्लिश का गूगल ट्रांसलेट करके नॉर्मली डालता है यूपीएससी, जो अभी गलत कर रहा है। यही कारण है कि यूपीएससी का अगर आप पेपर सॉल्व करोगे हिंदी में तो बहुत टफ होगा आपके लिए। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 54 अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछता है, राइट। जो भी सी चर्चा में रह रहा है, जैसे ब्लैक सी हो गया, एक क्वेश्चन पूछ देगा, भूमध्य सागर हो गया, रेड सी हो गया, तो ये सबसे क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसको जाकर के मैप पे एक अच्छे से देख लो आप। भूमध्य सागर की सीमा किन देशों के साथ है? क्या जॉर्डन के साथ है? बिल्कुल नहीं है। इराक के साथ है? बिल्कुल नहीं है। तो
पहला और दूसरा नहीं होगा तो लेबनान के साथ भी है और सीरिया के साथ भी है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना निधि, निधि मतलब हो गया एक फंड। देखो इसको इंग्लिश में चलते हैं लेकर, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी इसको कहा जाता है NIIF। पहला स्टेटमेंट चलो, इट इज ऑर्गेन ऑफ नीति आयोग। क्या ये नीति आयोग का ऑर्गेन है, नीति आयोग का अंग है? तो बिल्कुल गलत है। नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक है जो भारत सरकार को किसी विषय वस्तु पे उसको सोच के थिंक करके विचार देने का काम करती है। तो ये किसी तरह का जो कोई फंड नहीं बनाती है, पहली बात ये समझ लो आप। दूसरा क्या है कि अगेन डाटा दिया हुआ है कि 4 लाख करोड़ का एक फंड होगा ये, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो है फंड है 40,000 करोड़ का फंड था जिस समय में स्टार्ट हुआ था। अभी कितना है मुझे पता नहीं है, लेकिन 40,000 करोड़ का था। अगेन अगर डाटा देता है तो यूपीएससी नॉर्मली वो गलत देता है, तो दोनों ही गलत है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 56 भी हम लोग इंग्लिश से सॉल्व करेंगे। 56 क्या कहता है कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, GIF। देखो एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अगर आपको पेपर चाहिए, ये जो पेपर है ये ओरिजिनल यूपीएससी का पेपर है प्रीलिम्स का, तो इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ तो कोशिश करो कि उसका प्रिंट आउट निकाल के, वो पेपर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पे, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप जाकर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ग्रुप, और वहाँ पे ये आपको पेपर मिल जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स का, या मार्केट से भी आप परचेज कर सकते हो। तो जिस तरह से मैं मूव कर रहा हूँ मेरे साथ ही अगर आप मूव करते जाओगे तो वो अच्छा रहेगा आपको, राइट? तो आपको समझ में भी आएगा। तो पेपर ले करके इस वीडियो को अगर देखोगे तो आपको अधिक से अधिक फायदा होगा। तो इसका जो है GIF क्या है? GIF जो है वर्ल्ड बैंक का एक इनिशिएटिव था, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। और वैसे भी मान लो कि अगर आपको नहीं पता, मान लो कि आपको नहीं पता, तो पहला ऑप्शन तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर लोगे, क्योंकि ग्लोबल वर्ड जो है यहाँ पे ग्लोबल वर्ड लगा हुआ। ग्लोबल मतलब क्या होता है? वैश्विक। और आसियान क्या है? एक रीजनल है, रीजनल समूह है, तो आसियान तो होगा नहीं। इसी तरह से देखो OECD देश तो होगा नहीं, ये भी एक रीजनल समूह है, तो इस दोनों को एलिमिनेट करोगे। और वैसी कंडीशन में वर्ल्ड बैंक और UNCTAD दोनों के बीच में आपको एक चूज करना होगा। और चूंकि यहाँ पे वर्ल्ड लिखा हुआ है यानी ग्लोबल यहाँ पे संबद्ध हो सकता है, तो ऑप्शन बी इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है और आपको आंसर देना ही देना है, तो इसी तरह से आप एलिमिनेट करो कि अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में अगर ग्लोबल लिखा हुआ है कि ग्लोबल फंड है, तो वो आसियान से और OECD से संबद्ध नहीं हो सकता है, तो इसको एलिमिनेट करके आप इस तरह से आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, ठीक है? तो इसमें मान लेते हैं कि एक व्यक्ति कि नामांकन पत्र कैसे दाखिल, कौन व्यक्ति दाखिल कर सकता है? तो पहला ऑप्शन देखो कि भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या 10 वर्ष का एक बच्चा नॉमिनेशन दाखिल कर सकता है MP के चुनाव का? नहीं, बिल्कुल गलत है। 25 वर्ष मिनिमम उसका जो है एज होना चाहिए, तो पहला गलत है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी के द्वारा दाखिल किया जाता है, बिल्कुल गलत है। बहुत सारे आपने एक्टर देखा होगा जो मुंबई में रहते हैं, जिसका निर्वाचन जो है मुंबई में है, लेकिन वो जाकर के बाहर चुनाव लड़ते हैं। किरण खेर को देख लो आप, चंडीगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, राइट? भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, ये भी गलत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो पूरा हिमालय फैला हुआ आप देख रहे होगे। नॉर्थ ईस्ट में जो है 7 राज्य नॉर्थ ईस्ट में ही है। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, उसके बाद जो है बहुत सारा जगह है, राइट? हिमाचल प्रदेश वगैरह हो गया। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्य में फैला हुआ है, ये भी गलत है। अगेन डाटा नॉर्मली गलत ही होता है, काउंट कर लो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा 3 हो गया, उसके बाद कर्नाटका 4, केरला 5 और तमिलनाडु 6, तो 6 राज्य में फैला हुआ। तो पहला दूसरा गलत है, तो तीसरा सही है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 95% लगभग आंध्र प्रदेश में आता है पुलिकट झील और 5% तमिलनाडु में आता है। मैप एक बार जाकर अच्छे से देख लेना। B और D अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
बीओडी क्या था? जलीय। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हो तो साधारण क्वेश्चन है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के अपमान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बीओडी का। क्वेश्चन नंबर 60 का क्वेश्चन हम अंग्रेजी से सॉल्व करते हैं, राइट। देखो, विथ रेफरेंस टू यूएन हैबिटेट, हैबिटेट मतलब होता है आवास, यूएन यूनाइटेड नेशंस का हैबिटेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो, UN habitat has been mandated by the United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable town and cities to provide adequate shelter for all। चलो मान लेते हैं कि इसके बारे में हमको नहीं पता। दूसरा पढ़ो, इट्स पार्टनर इधर गवर्नमेंट और लोकल अर्बन अथॉरिटी ओनली। ये गलत लग रहा है। ओनली स्टेटमेंट नॉर्मली गलत भी होता है और ये गलत ही है कि क्या इसका जो है यूएन हैबिटेट का पार्टनर सिर्फ सरकार है या लोकल अथॉरिटी भी है? नहीं, बिल्कुल गलत है। यूएन हैबिटेट का जो पार्टनर है एनजीओ भी हो सकता है, स्थानीय लोग भी हो सकता है, ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट अगर लगा हुआ है तो नॉर्मली ये गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत मिल गया, फर्स्ट हमको पता नहीं है। तीसरा देखते हैं, UN habitat contribute to overall objective of United Nations system to reduce poverty and promote access to safe drinking water and basic sanitation। ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लो हैबिटेट दोगे, कहीं किसी को आवास दोगे, तो आपको ड्रिंकिंग वाटर्स को देना होगा, सैनिटेशन का ध्यान रखना ही होगा। तो ये सारा का सारा काम एसेसिबल हो जाएगा उसके लिए। तो ऑप्शन तीसरा सही है, दूसरा गलत है, पहला पता नहीं, आंसर आपको मिल जाएगा बी। यानी पहला भी सही है, दूसरा गलत है और तीसरा सही है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को लेकर के कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, अंडर NSQF अ लर्नर कैन एक्वायर द सर्टिफिकेशंस फॉर द कम्पिटेंसी ओनली थ्रू द फॉर्मल लर्निंग। केवल फॉर्मल लर्निंग के माध्यम से ही उसको जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वैसे भी ओनली स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होता है। तो जहाँ अगर आए तो आपको जो है थोड़ा सा सचेत हो जाना, राइट। ओनली जहाँ पे आए तो आपको चेत जाना है कि हो सकता है ये गलत हो। सेकंड क्या है, इट आउटकम्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSQF इज मोबिलिटी बिटवीन द वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन। ये बिल्कुल सही लग रहा है और इसका 61 का बी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। डायआर्की द्वैध शासन किससे संबंधित है? देखो, इसको भी इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे। डायआर्की जो है संबद्ध किससे है? तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल ये सही होगा। डायआर्की क्या था कि मतलब जैसे मान लो कि कुछ शासन कुछ जो है डायआर्की जिस समय में था उस समय में जो है कुछ विधानमंडल को भी कुछ शक्ति दिया गया था और कुछ जो है दिया गया था गवर्नर जनरल को भी, राइट। जैसे वर्तमान में अभी मान लो कि अगर गवर्नर है, किसी राज्य में राज्यपाल है और जो है विधानसभा है, किसी भी स्टेट का विधानसभा है, तो दोनों को ही शक्ति डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो उसी को कहा गया डायआर्की, राइट। क्वेश्चन नंबर 63 का, नेशनल करियर सर्विसेज। पहला ऑप्शन क्या है? नेशनल करियर सर्विसेज इनिशिएटिव ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दूसरा क्या है? नेशनल करियर सर्विसेज हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द मिशन मोड टू इम्प्लीमेंट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द अनएडुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री। ओके, जो पहला स्टेटमेंट है कि नेशनल करियर सर्विसेज इज इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मली मैंने क्या आपको बोला है कि नॉर्मली जो है भारत सरकार की किसी भी मिनिस्ट्री का नाम नॉर्मली यूपीएससी गलत देता है, तो ये भी गलत है कि नेशनल करियर सर्विस जो है इसके द्वारा DOPT के द्वारा शुरू किया गया, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है कि नेशनल करियर सर्विसेज हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द मिशन मोड टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनएडुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री। ये बिल्कुल गलत है। अनएडुकेटेड मतलब अशिक्षित लोगों के लिए यह लाया गया, बिल्कुल गलत है। शिक्षित लोग, इनफैक्ट ये लाया गया था शिक्षित लोगों के लिए, एडुकेटेड यूथ के लिए लाया गया था। इसलिए अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरा भी गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, देखो ये जो S4A
अभी इसको डिजोल्व कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो ये जो है पहले प्रोग्राम था, यानी जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो आईबीसी जो आया था, तो आईबीसी के पहले से आरबीआई इस तरह का प्रोविज़न करता था। अगर मान लेते हैं कि किसी कंपनी के पास अगर पैसे देने के लिए, मान लेते हैं कोई कंपनी लोन लेती है, लोन देने के बाद जो है वो पैसे देने में अक्षम थी, तो इस तरह का कुछ काम जो है S4A जैसा कुछ काम जो है उस कंपनी के साथ किया जाता था, ताकि उसकी संपत्ति को बेच करके जो है वो पैसा जो है बैंक को रिटर्न किया जा सके। तो इसका जो है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। स्कीम फॉर द सस्टेनेबल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेस्ड एसेट्स, तो ये रिलेटेड है। इट इज स्कीम ऑफ आरबीआई फॉर रीवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द बिग कॉर्पोरेट एंटिटी फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टीज। तो अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसको डिजोल्व कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है, राइट, आरबीआई के द्वारा। तो ये प्रक्रिया जो है अब आरबीआई नहीं करती है, इसको डिजोल्व कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 65, Climate and Clean Air Coalition (CCAC) to reduce short-lived climate pollution is unique initiative of G20 group। क्या ये G20 ग्रुप का जो है इनिशिएटिव है? तो बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है? The CCAC focus on the methane, black carbon and hydrofluorocarbon। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, with reference to Indian Ocean Dipole, sometime mentioned in the news while forecasting Indian monsoon, which of the following statement is correct? IOD phenomena is characterized by a difference in the sea area temperature between tropical western Indian Ocean and tropical eastern Pacific Ocean। तो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच के टेम्परेचर को आईओडी कहा जाता है, तो ये गलत है। इस फिनोमेना को, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। एन आईओडी फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंसेस एन अल नीनो इम्पैक्ट ऑन द मानसून, ये बिल्कुल सही है। क्या आईओडी फिनोमेना जो है अल नीनो को जो है इफेक्ट कर सकता है? तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो 67 का भी है, ये क्वेश्चन 18 में भी पूछा, 19 में भी पूछा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा यही होता है, क्वेश्चन 19 में भी इसको संबद्ध करके पूछा था, राइट, एक ऑप्शन में था। इफ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट? भीतरकनिका, मैंग्रोव्स, चंबल रिवर, पुलिकट लेक और दीपोर बिल। नॉर्मली ये चारों के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए, राइट। भीतरकनिका के बारे में भी आपको जानना चाहिए, चंबल के बारे में जानना चाहिए, पुलिकट लेक कुछ देर पहले हमने चर्चा किया था उसके बारे में भी जानना चाहिए, और दीपोर बिल के बारे में जानना चाहिए। तो अगर मान लो घड़ियाल को आपको देखना है तो उसका नेचुरल हैबिटेट कौन सा जगह है? तो चंबल लेक है, बी सही है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है? हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद IONS के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। IONS भारत 2015 में भारत के नौसेना की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, बिल्कुल गलत है, ये करंट का क्वेश्चन है। दूसरा क्या है? IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्रों के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो प्रायः मिला है कहाँ से? वो अजंता से मिला, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा 69 का। देखो इसको जाकर के नॉर्मली जो है एक बार नेट पे आप देख लेना, जैसे नेट पे आपको मिल जाएगा चहेला साहेब उत्सव, नंदा यात्रा हो जाएगा, बाड़ी वरकरी आ जाएगा, राइट। तीनों को एक बार जाकर वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे बाड़ी वरकरी जो है ये कहाँ का है? ये है आपको मनाया जाता है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, संथालों का नहीं है। तो संथाल नॉर्मली आपको बिहार और झारखंड में मिलता है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नंदा यात्रा कहाँ का है? नंदा आपको नंदा से आप याद रखिए, नंदा देवी याद रखिए। नंदा देवी कहाँ पे है? नंदा देवी आपको पड़ता है आपको उत्तराखंड में। नंदा देवी एक बहुत बड़ा जो है बायोलॉजिकल पार्क है। तो नंदा यात्रा जो होगा वो आपको मनाया जाएगा कहाँ पे? वो मनाया जाएगा आपको यूके में, यानी उत्तराखंड में। तो दूसरा भी गलत है और पहला सही है। चहल साहब उत्सव मनाया जाता है, सिंधियों का एक उत्सव होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, राइट।
देखो निम्नलिखित पद्धतियों में कौन से कृषि में जल के संरक्षण में सहायता करती है, राइट। तो इसमें नॉर्मली मैंने बोला आपको कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन नॉर्मली ऑल ऑफ दिस सही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है कि ऑप्शन बी इसको देखो कि खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो जिप्सम का प्रयोग इस तरह, अगर कृषि में जल संरक्षण यूज करना है, कृषि में कैसे जल बचाया जाए, जल संरक्षण मतलब क्या हुआ कि जल को किस तरह से बचाया जाए, अगर ये यूज करना है कृषि में, तो वहाँ पे जिप्सम से इसको कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन बी इसको एलिमिनेट करो तो आंसर आपको आ जाएगा ए और सी। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पहला सही है और तीसरा सही है। अगेन 72 ये करंट का क्वेश्चन था सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर के। सॉइल हेल्थ कार्ड का क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था, एक ही मात्र उद्देश्य था कि सॉइल हेल्थ कार्ड अगर किसी किसान को दिया जाता था तो वहाँ पे उसको पैमाना बनाया जाता था कि उस किसान के उस खेत में क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन सी क्वालिटी अवेलेबल है, कितना सल्फर है उसमें, ठीक है, कितना जिप्सम है या क्या है नहीं है उसका, तो उसके अनुसार से ताकि किसानों को सजेस्ट किया जा सके कि ये कृषि कीजिए तो आपको फायदा होगा। मान लेते हैं कि वो जगह अगर गेहूं के लिए जगह है तो उसको गेहूं ही का कृषि ही करने के लिए उसको किया जाएगा, उसको बोला जाएगा, राइट। इसी तरह का मान लीजिए कुछ जगह चाय जहाँ पे हो सकता है तो उसको चाय के लिए ही कहा जाएगा। तो इसके लिए लाया गया था, ये सिंचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए इसका कहीं उद्देश्य नहीं था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। देखो पहला ऑप्शन आपने गलत कर दिया तो ए तो होगा नहीं, डी होगा नहीं, बी या सी दोनों में तीसरा ऑप्शन सही है। तो तीसरा ऑप्शन आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, तीसरा बाय डिफॉल्ट आप सही कर लो। दूसरा ऑप्शन चलते हैं कि मृदा स्वास्थ्य के आधार पे किसानों को दिया जाने वाला ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थन बनाना, ये भी गलत था। इसका कहीं उद्देश्य नहीं था कि ऋण से, यानी मतलब कि सॉइल हेल्थ कार्ड जिस किसान को दिया जाएगा उसके माध्यम से उसको ऋण दिया जाएगा, इसका कहीं उद्देश्य नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। तीसरा ऑप्शन बी ओनली सही है, दूसरा और पहला दोनों ही गलत है। अगेन साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, सब सही है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 73 का। इसको हम इंग्लिश में सॉल्व करेंगे, राइट। देखो क्वेश्चन क्या है कि ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड OLED आर यूज टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मैनी डिवाइसेस। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ OLED डिस्प्ले ओवर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो नॉर्मली साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन पूछे तो सारा ऑप्शन सही होता है नॉर्मली। तो इसका आंसर जो है ये आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 75 का देखो, सूर्य मंदिर के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सूर्य मंदिर प्रख्यात है। तो देखो इसको एलिमिनेट करने का सिंपल तरीका है, ऑप्शन 3 बिल्कुल नहीं होगा, सूर्य मंदिर है और इसका ऑप्शन 3 क्या है, ओंकारेश्वर। ओम किससे संबंधित होता है? ओम जो संबंधित होता है वो संबंधित होता है महादेव से, यानी ये जो मंदिर होगा ओंकारेश्वर ये महादेव के मंदिर होगा, सूर्य का मंदिर नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 एलिमिनेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। हालांकि आपको जो है अगर प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर रहे हो तो तीनों मंदिर के बारे में जाकर एक बार निश्चित तौर पे आपको देख लेना चाहिए, चेक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 कि लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित क्षेत्र घोषित किए जाने के लिए मतदाता का कम से कम 50% वोट पाना अनिवार्य है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान के अधिकाधिक उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत दल वाले को और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है, बिल्कुल गलत है। बेसिक क्वेश्चन है, डी हो जाएगा। 77 का देखो, 77 का इंग्लिश में ही सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन कहा जाता है लिबरलाइजेशन का क्या क्या फायदा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत में जो है हम लोगों ने 1991 के समय में, मनमोहन सिंह उस समय में वित्त मंत्री थे, उनके समय में जो है, और राव साहब जो है भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उसके समय में जो हमने लिबरलाइजेशन अपनाया था तो उसका क्या क्या प्रॉफिट हुआ। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ GDP इंक्रीज इनॉर्मसली, बहुत ज़्यादा। इनॉर्मसली स्टेटमेंट नॉर्मली वैसे भी गलत होता है, और ये ऐसे भी गलत है क्योंकि भारत में जब से हमने लिबरलाइजेशन अपनाया है कृषि का ग्रोथ रेट, कृषि का विकास दर घटा है। भारत के GDP में जो है कृषि का विकास घटा है, राइट। तो पहला ऑप्शन गलत है। देखो पहला ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करोगे तो ए तो होगा नहीं और डी होगा नहीं।
बी और सी दोनों में जो है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ऑलरेडी है, यानी शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज सही है, और एफडीआई इनफ्लो भी इंक्रीज हुआ, ये भी सही है। चौथा हमको स्टेटमेंट देखना है कि इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज इनॉर्मसली, इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है। नॉर्मली मैंने आपसे बोला है कि इनॉर्मसली स्टेटमेंट गलत होता है, लेकिन यहाँ पे सही है। क्यों सही है कि 1991 में जिस समय हमें लिबरलाइजेशन अपनाना पड़ा था, हमने एलपीजी को जिस समय में अपनाया था, भारत का फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम था, 20 बिलियन से भी कम था, 10 बिलियन के आसपास था या उससे भी कम हो गया था। और वर्तमान में भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो है लगभग 500 बिलियन के आसपास है। तो 10 बिलियन से 500 बिलियन तो बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 78 सोमेंटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये संबंधित है रिप्रोडक्शंस ऑफ क्लोनिंग ऑफ एनिमल। इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है, क्लोनिंग से लेकर के यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा, आपने देखा होगा, ठीक है। क्रिस्पर कैस से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह से क्रिस्पर कैस से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब आपको तैयार करके रखना चाहिए, राइट। एनपीसीआई को लेकर के भी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि एनपीसीआई जो है देश में वित्तीय समावेशन के संदर्भ में सहायता करता है, तो बिल्कुल करता है। और एनपीसीआई में एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान मतलब रुपे कार्ड स्टार्ट किया है, तो ये भी सही है। तो एनपीसीआई जो है देश में फिनेंशियल इंक्लूजन करता है, वित्तीय समावेशन करता है, और रुपे कार्ड एनपीसीआई के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है, तो ये सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 इस बार भी चर्चा में है, क्योंकि बाघ की गणना जो है इस बार भी हुई है 2019 में, राइट। तो ये जो है एम स्ट्रिप संबंध है कि बाघ की जो है गणना से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाघ अभयारण्य का देखभाल। क्वेश्चन नंबर 81 का देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है और बाय टेक्निकली आप सॉल्व कर लोगे। मान लेते हैं कि इसमें कुछ भी आपको नहीं पता है क्वेश्चन नंबर 81 में, फिर भी आप सॉल्व कर लोगे। देखो जीएसटी को लेकर क्या है, पहला ऑप्शन आप सेकंड ऑप्शन आप पढ़ो पहले। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करेंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बिल्कुल गलत है। दूसरा कि ड्रास्टिकली नॉर्मली ऐसे भी दे तो गलत होता है नॉर्मली। और क्या ये जो है जीएसटी आने के बाद करेंट अकाउंट डेफिसिट ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, गलत है। इट विल बी इनॉर्मसली ऐसे भी गलत होता है। इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल एनेबल टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर, क्या जीएसटी लाने का उद्देश्य हमारा ये था कि चाइना को हम क्रॉस कर जाए, तो ये भी गलत है। तो दूसरा और पहला गलत है, दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही है। आंसर इसका हो जाएगा ए। देखो बियाटा BTIA यानी ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, मैंने आपको बोला है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और यूरोपीय यूनियन दे, आपको पता नहीं है आंसर, अगर आपको आंसर देखो ट्रिक्स वहाँ पे काम देता है जहाँ आपको कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी अगर आपको पता नहीं है कि BTIA बियाटा किससे संबंधित हो सकता है, तो इसका देन जाकर आप यूरोपीय यूनियन मार दो, मोस्ट प्रोबेबली वो सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो है यूरोपीय यूनियन बिल्कुल सही है। यूरोपीय यूनियन इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, इंडिया हैज़ रेक्टिफाइड WTO ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA ऑफ WTO, इंडिया रेक्टिफाई कर चुका है, तो बिल्कुल रेक्टिफाई किया है इंडिया। TFA इज अ पार्ट ऑफ WTO बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज 2013, राइट। दूसरा ऑप्शन मान लो हमें पता नहीं है। और तीसरा क्या है कि TFA केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2016, तो ये गलत है, TFA बहुत पहले शुरुआत हुआ था, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। आंसर हमको मिल जाएगा ऑप्शन ए। चाबहार पोर्ट पे क्वेश्चन है, चाबहार पोर्ट को भारत ने क्यों डेवलप कर रहा है, तो सिंपल इसका आंसर है कि भारत जो है बाईपास मतलब पाकिस्तान भारत को रास्ता नहीं दे रहा अफगानिस्तान जाने के लिए, तो चाबहार के माध्यम से जो है इंडिया पाकिस्तान पर डिपेंड नहीं होगा और अफगानिस्तान इंडिया पहुंच जाएगा या मध्य एशिया में पहुंच जाएगा। तो इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस ऑफ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 85, नॉर्मली मैंने बोला है आपको कि साइंस एंड टेक में साइंस एंड टेक का क्वेश्चन अगर रहे
और अप्लीकेशन पूछे तो नॉर्मली ऑल ऑफ दिस सही होता है। तो इसका भी आंसर जो है ऑल ऑफ दिस सही होगा, तीनों ऑप्शन इसका सही होगा। 85 का डी आंसर होगा। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो यूपीएससी। देखो इसमें कंफ्यूजन है, विधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार में कंफ्यूजन है, लेकिन यूपीएससी इसको संवैधानिक अधिकार मान रहा है, तो हम लोग भी ऑप्शन सी इसको सही मानेंगे। क्या मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत के संविधान में उपबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। एलिजा, एलिजा किससे संबंधित है? तो ये भी बहुत चर्चा में रहा, पहले भी काफ़ी चर्चा में रहा था कि गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। देखो कितना लिखता है संसूचन, पता भी नहीं होगा कि संसूचन क्या होता है। इंग्लिश में देखो, इसको पढ़ो। संसूचन मतलब क्या होता है? डिटेक्ट करना होता है, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, इसके लिए एलिजा टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। विद्यांजलि योजना, इसको हिंदी में ही देखेंगे। प्रसिद्ध विदेशी संस्थाओं के भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना, बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई इसका उद्देश्य नहीं है। निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करना, ये भी नहीं है। तीसरा पढ़ो, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के संवर्धन यानी उसको मजबूत करने के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों का ऐच्छिक वित्तीय सहयोग प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। मान लेते हैं कि व्यक्ति करोड़पति व्यक्ति है और वो किसी स्कूल में पढ़ा, मान लेते हैं कि गांव के किसी स्कूल में पढ़ा, वो डेवलप नहीं हो पाया है, तो वो अगर चाहे तो इस योजना के माध्यम से गांव के स्कूल के लिए वो पैसा दे सकता है और उस गांव के स्कूल में जो है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको सुधार किया जा सकता है, वहाँ पे नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो इसके लिए ये योजना थी। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। इसी तरह से उन्नत भारत अभियान, एक देखो योजना पे एक क्वेश्चन नॉर्मली यूपीएससी देता ही देता है। तो उन्नत भारत योजना क्या है? जैसे मान लो कि आप रह रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या मान लो तो कि आईटी दिल्ली में रहते हो, मान लेते हैं टेक्निकल संस्थान के लिए इनिशियली था ये, अभी तो इसका विस्तार कर दिया गया, पटना यूनिवर्सिटी को भी इसमें शामिल किया गया। तो अगर आप आईटी दिल्ली में हो तो आपके आसपास के एक गांव को जो है आपको गोद लेना होगा। वहाँ के बच्चे जो है एक गांव को गोद लेंगे और वहाँ पे उस गांव में क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है उसको गाइड करेंगे, उसको बताएंगे गांव वाले को। मान लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो सकता है, किस तरह का उद्योग लगाया जा सकता है, क्या विकास हो सकता है। तो इस तरह से जो प्रथा थी कि किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट को गोद लेने की जो प्रथा थी किसी गांव को, और उसके डेवलपमेंट में जो भागीदारी की प्रथा थी, उसी को उन्नत भारत अभियान कहा गया। और बाद में अभी नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटी को भी शामिल किया गया, पटना यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट को भी शामिल किया गया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना तथा उससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय हैं, बिल्कुल गलत है। भारत के निर्वाचन आयोग 5 नहीं 3 सदस्यीय निकाय होता है, पहला गलत है। दूसरा, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। गृह मंत्रालय क्यों करेगा भाई? निर्वाचन आयोग क्यों है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर मतलब बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते, कुछ नहीं आपको पता है फिर भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, मान लो कि अगर आपने सिर्फ दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, आपको पता है कि निर्वाचन आयोग का काम है कि आम चुनाव कहीं भी होगा तो उसकी घोषणा करना, उसकी प्लानिंग करना, ये सारा निर्वाचन आयोग का काम है। तो दूसरा ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया। देखो तो दूसरा जो है आपने स्टेटमेंट गलत किया, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा होगा, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, आंसर डी निकल जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हो यूपीएससी के एग्जाम में। भारत में न्यायिक पुनर्वीक्षण, ठीक है, देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको भी। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जुडिशरी जो होता है यानी न्यायपालिका जो है किसी भी संवैधानिक व्याख्या करता है किसी भी लॉ को लेकर के, किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर के, तो उसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है नॉर्मली। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो हिंदी में इसको पढ़ते हैं, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने के न्यायपालिका के विशेष अधिकार। यानी मान लेते हैं कि संविधान में मान लेते हैं कि अगर कार्यपालिका ने जो है कोई ऑर्डर दिया,
क्या मान लेते हैं कि जो है अगर मान लेते हैं कुछ एक्ट बनाया, मान लेते हैं कि संसद को एक्ट लेकर आए, जैसे एनजेसी को लेकर आई थी, तो एनजेसी को जो है जब जुडिशियल रिव्यू किया न्यायपालिका ने, तो इसे बोला कि ये संवैधानिकता का उल्लंघन कर रहा है, भारत के संविधान के जो बेसिक प्रोविजन उसका उल्लंघन कर रहा है, और इस आधार पर एनजेसी को रिजेक्ट कर दिया गया जुडिशरी के द्वारा। तो इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, यानी भारत की किसी भी लॉ की संवैधानिकता क्या है, इसका व्याख्यापन जो है इसके बारे में बताएगा, तो वो बताएगा न्यायालय बताएगा, उच्चतम न्यायालय बताएगा। और ये क्वेश्चन इसके बाद भी आया, 2018 में भी क्वेश्चन आया। तो याद रखना कि हमारे यहाँ जो कानून है, संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के भारत को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, और वही तय करता है कि कानून जो होगा ये संविधान के अनुसार है या नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन है 93 का, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, रॉयल नेवी एक्ट जो हुआ था 1946 में। ऑप्शन सी उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 का जो है, पिछले दशक में भारत के जीडीपी में प्रतिशत के रूप में कर राजस्व सतत वृद्धि हुई है। अगेन गलत होता है, सतत जो है स्टेटमेंट गलत होता है। देखो इंग्लिश में चलते हैं, स्टेडली इंक्रीज, इस तरह का स्टेटमेंट गलत होता है। फिजिकल डेफिसिटली एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, ये भी गलत है, तो दोनों गलत है, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, कुछ शेरों को गुजरात के उसके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में किस स्थलों पर स्थानांतरित किया गया। तो ये याद रखना कि अभी भी चर्चा में है कुनो पालमपुर अभियान, बी इसका सही है। उस समय में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि गुजरात में ही एक जगह मात्र, गिर एक ऐसा जगह है जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है शेर का, एशियाई शेर का, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। और इसलिए ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसी के तर्ज पे 2019 में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था कि गुजरात का जो गिर अभयारण्य है इज ओनली वन नेचुरल हैबिटेट इन द इंटायर वर्ल्ड, राइट, ऑफ एशियाटिक लायन। तो एशियाटिक शेर का जो है एकमात्र विश्व में जो है वो नेचुरल हैबिटेट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसको कहीं और भी शिफ्ट करो, उसका नेचुरल हैबिटेट कहीं अन्य भी जगह बनाओ। तो उसके बाद जो है मध्य प्रदेश का कुनो पालमपुर अभियान चुना गया, और यहाँ पे जो है नेचुरल हैबिटेट बनाया जा रहा है शेर का। हालांकि अभी तक ये काम नहीं हो पाया, ऑर्डर काफ़ी पहले पारित हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा कि हम जो है नामीबिया से, अफ्रीकन कंट्री नामीबिया से जो है हम चीता मंगा रहे हैं, ये भी याद रखना, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अफ्रीकन कंट्री नामीबिया से हम चीता मंगा रहे हैं और उसको भी कुनो पालमपुर अभियान में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रपति उद्घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, तो ये तो बिल्कुल जरूरी है, समझे, आवश्यक, बिल्कुल आवश्यक है। तो ऑप्शन 2 अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह ये रहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है किसी स्टेट में, आर्टिकल 356 से लगता है, तो क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो स्थानीय निकायों का विघटन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं होगा, और राज्य के विधानसभा का विघटन भी होने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाएगा और वो सारा पावर चला जाएगा राज्यपाल के पास। क्वेश्चन नंबर 97, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है किससे संबंधित है। तो ऑप्शन देखो बी एलिमिनेट कर लो। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आर्टिकल 23 और 24 में है, राइट। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है भारत के संविधान में समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 17 में आता है। तो अगर आपने ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 2 आपने छांटा, एलिमिनेट किया, 2 अगर नहीं होगा तो ये होगा नहीं, बी होगा नहीं और डी होगा नहीं, आंसर सिर्फ और सिर्फ सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, कौन से भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक हैं। सुमात्रा द्वीप यहाँ पे ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया, राइट। मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। और इसको दूसरी तरफ ऐसे भी कर सकते हो कि संसदीय लोकतंत्र क्या है कि विधायिका जो है और कार्यपालिका है। देखो एग्जीक्यूटिव है
यानी कार्यपालिका है, और लेजिस्लेचर है यानी विधायिका है। तो एग्जीक्यूटिव जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर के प्रति, राइट। यानी जो है एग्जीक्यूटिव क्या होगा, प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव का पद हो गया, तो उसे जवाब देना पड़ेगा आपको संसद में। मंत्रिमंडल क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव का पद हो गया, उसे जवाब देना होगा संसद में, राइट। तो ऑप्शन जो है इसका सी इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसका जो है एक मैं कोशिश करूंगा इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाने का, और मैंने बनाया भी था, आप जाकर देखना कि भारत में जो है या विश्व में संघराज्य पद्धति यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या विशेषता नहीं है। इस पर एक स्पेशल मैंने वीडियो बनाया था, और आपको प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा, आप जाकर देखना। कि पहला तो न्यायपालिका होना चाहिए, अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो न्यायपालिका होना चाहिए, केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। उसके बाद जो है संघ संबद्ध होने वाली इकाइयों में राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भारत में ऐसा किया गया है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, अमेरिका में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन देखो, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, जैसे मान लो राज्यसभा है यहाँ पे, और अमेरिका का जो राज्यसभा है, तो अमेरिका के जो राज्यसभा है वहाँ पे प्रत्येक स्टेट से 2 व्यक्ति को जो है वो जाने का अधिकार दिया गया कि 2 व्यक्ति चुन के उस स्टेट से जाएगा राज्यसभा वहाँ पे। भारत में ऐसा नहीं है, तो भारत में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यसभा में। अगर सिक्किम जैसा छोटा स्टेट है तो वहाँ से 1 लोग जाएगा, और यूपी जैसा बड़ा स्टेट है तो वहाँ से एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लगभग 40 के आदमी आसपास हैं, उतना व्यक्ति जा सकता है राज्यसभा में। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है, ये गलत है हमारा कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच में सहमति का परिणाम है। क्या भारत का संविधान जो है प्रत्येक राज्य के बीच में आपसी सहमति का परिणाम है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अमेरिका का में जो है संघवाद जो आया है राज्यों की सहमति के बाद आया, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पहले तो कंबाइन किया गया, लगभग 550 रियासत को कंबाइन करने के बाद जो है पूरे भारत का निर्माण होता है, और उसके बाद जो है राज्य को विखंडित किया गया। जैसे मान लेते हैं यूपी, जैसे बिहार और झारखंड को अलग किया गया, तो ये असहमति का परिणाम है, सहमति का परिणाम नहीं है। आंसर डी इसका बिल्कुल सही होगा। तो चलो 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। 2017 का पेपर हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके हमें अपना राय जरूर दें, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा 2016 पेपर सॉल्व करने का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।